हेलो एवरीवन। कैसे हो आप सब लोग? आई रियली होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। लेकिन दिस साइड योर असिस्टेंट टीचर। देखो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं आप लोगों के क्लास 8 के सोशल साइंस के चैप्टर नंबर 6 द पार्लियामेंट्री सिस्टम, लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। इसके हम लोग करने वाले हैं आप लोगों के मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं, जिसकी हमने अभी हम लोगों ने चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट किया है, चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट करा है। इन दोनों के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर अप करे हैं। एंड चैप्टर नंबर 4 पे आप लोगों का काफी अच्छा रिस्पॉन्स था, बट 5 पे नहीं मिला है। क्यों भाई? पढ़ना नहीं है उसको? तो जाओ और जाके उस वाली वीडियो को भी चेकआउट करो। उसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो जरूर पढ़ के ही जाना अपने एग्जाम्स में, जो भी आपकी यूटीज हो या ऐसे वगैरह हो, वट। आज हम लोग करेंगे बच्चा आप लोगों के इसके चैप्टर नंबर 6 के पार्लियामेंट्री सिस्टम, जिसमें हम लोग देखेंगे लेजिस्लेचर के बारे में, एग्जीक्यूटिव के बारे में। अभी आप लोगों को पता है कि हम ऑलरेडी जो इसकी डिटेल वीडियो है वो कंप्लीट कर चुके हैं, जो इसकी वन शॉट है वो कंप्लीट कर चुके हैं। इस चैप्टर के जो आपके एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, बिग क्वेश्चंस होते हैं, हम वो कंप्लीट कर चुके हैं। ऑल्सो जो हमारे एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो बहुत सारे, अगर आपको वो करने हैं तो आप वो कर सकते हो, या फिर आप जो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप लोग ये वाले कवर अप कर सकते हो। सिंपली इट्स अप टू यू कि आपको कौन सा पार्ट कंप्लीट करना है, लेकिन हाँ, चैप्टर को बिना समझे एटलीस्ट डिटेल या फिर वन शॉट देखो, उसी के बाद आप लोग इस वाली वीडियो पे आना, बिकॉज यहाँ पे हम लोग सिर्फ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं मेजरली। हम लोग यहाँ पर आपका मतलब मेनली एक क्वेश्चन देखते हैं, समझते नहीं है ज्यादा यहाँ पर हम लोग। चलिए जी, ठीक है। अब हम लोग जरा शुरुआत करते हैं अपनी वीडियो की। नंबर 1 देखो, यहाँ पर सबसे पहली बात यहाँ पे आती है, आपको पता होना चाहिए आखिर जो हमारा पार्लियामेंट है उसका कॉम्पोजिशन क्या है, बेसिकली उसके अंदर कौन कौन है, क्या क्या है उसके अंदर। तो आपको पता है कि जो पार्लियामेंट होता है वो पूरे इंडिया का एक ही होता है, पता है आपको? सेंटर लेवल का, यूनियन लेवल का हमारा पार्लियामेंट होता है। अब उस पे आप लोगों को ये समझना, याद रखना बहुत जरूरी है कि ये जो आपका सेंटर लेवल पे होता है पार्लियामेंट, इसके अंदर एक होती है, आपको पता है, लोकसभा। एक होती है इसके अंदर राज्यसभा, और एक होते हैं हमारे प्रेसिडेंट जी। एक कौन होती है हमारी, होती है या होते हैं, जैसे अभी करंटली होती है, बिकॉज क्या नाम है उनका, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी। अब मुर्मू जी, आवाज थोड़ी सी भी लग रही होगी, क्योंकि जो बच्चे वीडियोस देख रहे हैं कॉन्टिन्यूसली, उन्होंने शॉर्ट्स देखी है, उनको पता है तबीयत काफी खराब है, इस वजह से वीडियोस आ भी नहीं पा रही थी। 2-3 दिन का गैप हो गया बीच में। बट नॉर्मली मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं रेगुलरली वीडियोस लेकर आऊं ही आऊं, ठीक है। चलो, लोकसभा की बात करते हैं यहाँ पे। तो आपको पता है लोकसभा के जो मेंबर्स होते हैं उनका हम डायरेक्ट इलेक्शन करते हैं। जब भी लोकसभा के इलेक्शंस होते हैं, हमारे इंडिया को 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बांटा जाता है, पता है आप लोगों को? क्योंकि लोकसभा के अंदर 543 सीट्स ही होती है। ये भी पता है कि पहले 545 हुआ करती थी, बट दो जो है रिमूव हो गई थी, जो एंग्लो इंडियंस थे जिनको प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते थे, उनको 2020 में बंद कर दिया गया था। अच्छा, राज्यसभा में आपको पता है हमारे पास 245 सीट्स होती है, अभी जो करंटली है, ठीक है। और इसमें से हमको पता है 233 जो होती है वो एमएलए इलेक्ट करते हैं, यानी कि वो इनडायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू आती है। और जो रिमेनिंग 12 होती है उसको प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं। ये कंसिडर करते हुए कि जो भी ज्यादा आर्ट्स में, लिटरेचर में, साइंस में, इन सब में ज्यादा अच्छा पर्सन है उसको वो एक कर लेते हैं। और प्रेसिडेंट जो है, जो भी यहाँ पर बिल पास होते हैं उन सबको साइन करने का काम किसका होता है? प्रेसिडेंट का होता है। ये चीज़ आप सबको पता है। वही यहाँ पर पॉइंट था यहाँ पर कि हाँ जी, इंडियन पार्लियामेंट में कौन-कौन है? प्रेसिडेंट होते हैं, लोकसभा है जिसे हम लोअर हाउस बोलते हैं, राज्यसभा है जिसे हम अपर हाउस बोलते हैं। ये हमको पता है कि हमारा बाइकैमरल सिस्टम है, ये हम लोगों ने चैप्टर नंबर 5 में भी पढ़ा है। इसमें मैं एक चीज़ हमेशा बोलती हूँ कि चैप्टर नंबर 6 पे तब आना जब चैप्टर नंबर 5 आप लोगों का कंप्लीट हो गया। तो जब 5 हो गया तभी आप लोग 6 पे स्विच करना। ये बात मैं हमेशा बार-बार बोलती हूँ, बिकॉज़ 5 इज़ द बेस चैप्टर। जब तक 5 नहीं होगा 6 कुछ समझ में नहीं आएगा। फिर आप कहोगे ये कहाँ से आ गए, ये कौन है, तू कौन, मैं खामखा वाली बात हो जाएगी। पहले आप लोग 5 कंप्लीट करना, उसी के बाद आप लोग 6 पे आना। इससे पहले मैंने 5 भी अपलोड किया। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी उसी के करे थे। अच्छा, हमें पता है कि हमारा बाइकैमरल सिस्टम है। बाइकैमरल का मतलब क्या होता है? जहाँ पे 2 हाउस होते हैं, ठीक है? अगर सिर्फ 1 हाउस होगा तो वो क्या होगा? यूनिकैमरल। लेकिन हमारे यहाँ 2 हाउस है, लोकसभा है, राज्यसभा है, 2 हाउसेस है। कोई भी डिसीजन लेने के लिए, कोई भी लॉ बनाने के लिए, इसलिए हम अपने सिस्टम को क्या बोलते हैं? बाइकैमरल सिस्टम। अच्छा, अब यहाँ पे बात करूँगी मैं फेडरलिज्म क्या होता है? ये आपका मतलब उन बच्चों के स्कूल में ये पूछ सकते हैं जहाँ पे थोड़े-से हाई लेवल क्वेश्चंस पूछती है मैम, बिकॉज़ ये वर्ड था उसके अंदर, सो आई थॉट ये इम्पोर्टेंट, क्योंकि वर्ड इम्पोर्टेंट है।
पता होना इम्पोर्टेंट है, बट मैटर करता है कि आपका स्कूल में मतलब मैम बहुत ज़्यादा इनर क्वेश्चन देती है, तो ये क्वेश्चन आएगा, अदरवाइज़ आप इस क्वेश्चन को स्किप कर सकते हो कि बस क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, बट डिपेंड करता है स्कूल टू स्कूल कि आ भी सकता है और नहीं भी। वो कहते हैं फेडरलिज्म बेसिकली एक ऐसा सिस्टम होता है जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अपनी अलग पावर है, स्टेट गवर्नमेंट के पास अपनी अलग पावर है। क्योंकि हमको पता है सेंट्रल गवर्नमेंट अलग होती है मोदी जी वाली, एंड स्टेट गवर्नमेंट आपकी अलग-अलग एमएलए वाली गवर्नमेंट जो है जिनके सीएम होते हैं हेड, वो जो है वो अलग होती है। तो वही यहाँ पर कहा गया है कि जहाँ पर एक ऐसी गवर्नमेंट है बेसिकली जहाँ पर पावर को डिवाइड करा गया है, कुछ पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है और कुछ पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास है। ऐसा नहीं है कि सारी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है या फिर सारी पावर स्टेट के पास, सबके पास अपनी अलग-अलग पावर्स होती है। देश को चलाने के लिए वो एक साथ काम करती हैं, अपनी पावर का इंडिपेंडेंट रूप से इस्तेमाल करते हुए। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डज़ यूनियन एग्जीक्यूटिव कंसिस्ट ऑफ? अब आपको ये भी पता होगा, हमने कहा था कि हमारी गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स होते हैं, 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, जिसमें एक होता है लेजिस्लेचर, एक होता है एग्जीक्यूटिव और एक होता है हमारा जुडिशरी। लेजिस्लेचर का मतलब होता है बेसिकली एक ऐसी बॉडी लाइक द पार्लियामेंट जहाँ पे लॉज बनाए जाते हैं। एग्जीक्यूटिव जो उन लॉज को इम्प्लीमेंट करता है, जो उनको एग्जीक्यूट करते हैं। या जुडिशरी जो हमको न्याय प्रोवाइड करते हैं, बेसिकली जो जज होते हैं उन्हें बोला जाता है जुडिशरी। वही यहाँ पर कहा गया कि आखिर यूनियन एग्जीक्यूटिव में कौन कौन आए, तो इसके अंदर एग्जीक्यूटिव में वो लोग जो कि उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, लेजिस्लेचर में वो लोग जो उसको बना रहे हैं। अब बनाते कौन है, बनाते हैं हमारे एमपी। प्लीज रिमेंबर दिस, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है वो लेजिस्लेचर का पार्ट होते हैं। इस एमपीज में से आपको मैंने पहले समझा रखा है, जब हम लोगों ने प्रोसेस समझा हुआ है कि आखिर पीएम कैसे बनते हैं, तो मैंने ये बहुत अच्छे से समझा रखा है कि सारे ही एमपीज जो भी होते हैं, जो उनका लीडर होता है मेजोरिटी पार्टी का, उनको पीएम बना दिया जाता है, यानी कि प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाता है। यही जो हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं, ये प्रेसिडेंट के साथ मिलकर कुछ जो मिनिस्टर्स होते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, कैबिनेट मिनिस्टर्स, उन सबको अपॉइंट करते हैं और वही जो है बन जाते हैं हमारे मिनिस्टर्स, जिसे हम बोलते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स वगैरह। तो इसके अंदर बेसिकली एग्जीक्यूटिव में कौन आएगा, जो उन लॉज को इम्प्लीमेंट करते हैं, तो प्रेसिडेंट भी करते हैं, वाइस प्रेसिडेंट भी करते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड पीएम। एंड साथ साथ इसके अंदर कुछ ब्यूरोक्रेट्स आते हैं, जैसे आगे हम पढ़ेंगे अभी सिविल सर्वेंट्स वगैरह, तो वो सब यहाँ पर होते हैं और ये सारे ही कौन है, आपके एग्जीक्यूटिव का पार्ट होते हैं। प्लीज रिमेंबर दिस पर्टिकुलर पॉइंट। बाकी हमने चैप्टर समझा हुआ है, तो आप लोगों को टॉपिक्स वहां से क्लियर होने चाहिए। बिना चैप्टर को समझे यहाँ पर आओगे फिर बोलोगे कमेंट बॉक्स में मैम आधा समझ में आया, मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, बिकॉज मैं चैप्टर के दौरान मैंने बहुत डिटेल में चीख चीख कर, लिख लिख कर, आप लोगों के लिए स्पेशली नोट्स बनाकर रेड पेन से, मुझे अभी भी याद एक पेज था, मैंने उस पेज पर लिख लिख कर उसकी फोटो अपलोड करके मैंने तब आप लोगों को समझा रखा है। तो वन शॉट वीडियो भी देखो, डिटेल भी देखो, तब ना समझ में आए तब आके मुझसे पूछना, ठीक है? बट मैं पहले पूछ लूँगी कि हाँ, आपको क्या आता है? बिकॉज़ मुझे पता है कि मैंने क्या समझा रखा है, और जब हज़ारों बच्चों को समझ में आया है तो एक आधा बच्चे को ना आए, बिल्कुल ही ना आए, वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, ठीक है? समझ रहे हो इस चीज़ को? अगर एक आधा पॉइंट नहीं आया समझूँ, आप कहो मैं चैप्टर में से कुछ समझ में ही नहीं आया, पूरा चैप्टर समझा दो, कैसे पॉसिबल है भैया? ठीक है? ओके, क्वेश्चन नंबर 4 एंड येस, एक चीज़ जो मुझे आज करनी थी, there's a girl called उनकी आईडी है इट्स भूमि करके कुछ है। शी इज वेरी 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 मच सपोर्टिव, मतलब वो बहुत अच्छी है। मतलब मैं आपको स्पेशली थैंक्स कह रही हूँ अपनी इस पर्टिकुलर वीडियो में, ठीक है? मतलब ऐसे जो कुछ बच्चे होते हैं ना जो बहुत ज्यादा ही सपोर्ट करते हैं, बहुत ज्यादा ही ध्यान रखते हैं, केयर करते हैं पर्टिकुलरली, तो आई एम रियली थैंकफुल टू यू। एंड दिस वन मोर गर्ल संचिता सिंह करके मे बी उनका नाम है, वो भी बहुत अच्छी है। तो कुछ ऐसे लड़कियां हैं जो मेरे माइंड में फिक्स है, बिकॉज उनके कॉन्टिन्यूअसली कमेंट्स आते हैं, और सिर्फ इस आईडी पे नहीं, एक दूसरी आईडी पे उस पर भी आते हैं। तो थैंक यू रियली, थैंक यू सो मच। मतलब टाइम जब मुझे आप लोगों की नीड होती है कि यार अभी समझ में नहीं आ पा रहा, वीडियोस नहीं बना पा रही, मोटिवेशन नहीं आ रहा, इनकम नहीं हो रही, एक्सेट्रा कुछ भी, अब आप जैसे बच्चों का कमेंट्स आ जाता है तो आई फील ओके ओके, ठीक है? दिल बाग-बाग हो जाता है। कहते हैं ना बाकी सारे बच्चे मेरे बहुत अच्छे हैं, सब कमेंट्स करते हैं, सब बहुत प्यारे-प्यारे कमेंट्स करते हो एंड सब मेरे को मोटिवेट रखने में बहुत हेल्प करते हो। सो जो स्टूडेंट्स यहाँ पे एक्चुअल में मेरे पास बार-बार कमेंट करते हैं, उनका नाम, उनका स्क्रीनशॉट वगैरह सब है मेरे पास, डोंट वरी। एंड तो या थैंक यू। चलो बाकी आगे आते हैं। डिस्क्राइब द डिजाइन ऑफ द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग। अब जो आपकी नई वाली पार्लियामेंट की बिल्डिंग बनी है, मैंने पिक्चर दिखा रखी है, उसका बेसिकली डिजाइन बताना है, तो इट्स नॉट वेरी मच इंपॉर्टेंट, लेकिन हाँ मुझे लगा कि ये पूछ सकते हैं, बिकॉज नया पार्लियामेंट है तो इंपॉर्टेंट बन सकता है ये टॉपिक, तो इसलिए मैंने आपको मेंशन करा था। हमको पता है वो थ्री साइडेड डिजाइन है, कुछ इस प्रकार का वो डिजाइन, उसका ट्रायंगल काइंड ऑफ है वो डिजाइन, इस तरीके से वो कुछ बनता है।
है ना? अगर आपने देखा है, सॉफ्ट ट्रायंगल के रूप में आता है वो। और जब 3 साइड्स हैं, तो तीनों ही साइड कुछ-कुछ चीज़ें दर्शाती हैं। एक साइड दर्शाती है बैलेंस, कि कैसे हमें हर एक ऑर्गन में, हर एक चीज़ में बैलेंस बना के रखना है। एक साइड दिखाती है इंक्लूसिविटी, कि हमें सिर्फ और सिर्फ जो अमीर सेक्शन है उनको इंक्लूड नहीं करना, बल्कि जो लोअर सेक्शंस है, जो गरीब लोग हैं, उनको भी इस पर्पस में, लॉ मेकिंग के प्रोसेस में, चीज़ों में, लॉ बनाने में इंक्लूड करना है। और एक पर्पस से जो यहाँ पर चीज़ होती है। तो वो बता रखा है, बेसिकली कहते हैं कि जो बिल्डिंग है वो ग्रीन कंस्ट्रक्शन का इस्तेमाल करके बनी है। हमने देखा था कि उसके अंदर मिरर्स काफ़ी लगे हुए हैं, ताकि सनलाइट जो है दिन के टाइम पे उससे ही काम होता रहेगा, धूप निकल रही है तो लाइट्स वगैरह ना यूज़ करनी पड़े। ग्रीन कंस्ट्रक्शन है, 30% इलेक्ट्रिसिटी जो हम सेव कर रहे हैं। तो मतलब कुछ उसके बेनिफिट्स यहाँ पर थे नई वाली बिल्डिंग के। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 कहते हैं स्टैंडिंग कमेटी क्या होती है? हमने देखा था स्टैंडिंग कमेटी का मतलब क्या होता है, बेसिकली एक ऐसी कमेटी कि जब भी कोई भी डिसीजन लिया जाना है और लग रहा है कि उसमें बहुत ज़्यादा जाँच-पड़ताल करने की ज़रूरत है, जिसे हम बोलते हैं स्क्रूटिनी, तो अगर वो यहाँ पे करने की ज़रूरत है, तो कुछ यहाँ पे एमपी होते हैं, जिनकी एक कमेटी फॉर्म होती है। फॉर सपोज़ यहाँ पर एक बिल है, जो कि वुमेन के ऊपर है, तो एक वुमेन की सेपरेट पार्लियामेंट्री कमेटी होती है, एक स्टैंडिंग कमेटी होती है, उसके पास हम जो है भेज देते हैं। ताकि वो पहले डिस्कस करेंगे, वो लॉ बनाएँगे, चीज़ें करेंगे, या कुछ अगर गवर्नमेंट को कोई रिकमेंडेशन देंगे कि हाँ, आप ऐसा कर लो, तो वो काम जो है बेसिकली उनका होता है। और वो बेसिकली, और जो काम यहाँ पर गवर्नमेंट कर रही है वुमेन के लिए, वो उसके लिए क्वेश्चन भी पूछते हैं कि आपने क्या करा? आपने क्या स्टैंड लिया उनके लिए? वहाँ पे ऐसा हुआ था तो आपने क्या करा उनके लिए? इस तरीके से, तो उसे हम बोलते हैं कि आपकी स्टैंडिंग कमिटी। वुमेन की अलग होगी, मान लो लेबर की अलग होगी, इस टाइप से जो अलग-अलग कमिटीज़ होती है। सॉरी। क्वेश्चन नंबर 6 व्हाट इज़ क्वेश्चन आवर? क्वेश्चन आवर क्या होता है? आपको पता है जब भी पार्लियामेंट की मीटिंग शुरू होती है, स्टार्टिंग 1 घंटा जिसे हम बोलते हैं क्वेश्चन आवर। जब इस टाइम पे क्या होता है कि जो हमारे एमपीज़ होते हैं, जो आपको पता है लेजिस्लेचर का पार्ट होते हैं, ये सब मिनिस्टर से क्वेश्चन पूछते हैं। और मिनिस्टर्स कौन? जो कि एग्जीक्यूटिव का पार्ट है। इससे ये लोग जो क्वेश्चन चाहें, जो बातें चाहें, जो पूछना चाहें कि हमने क्या काम करा, उस बिल का क्या करा, उस बजट को कितना काम करा, उस प्रोजेक्ट पे कितना काम कर लिया, ये सब जो है क्वेश्चंस वो इनसे पूछ सकते हैं एंड दे हैव टू आंसर। इट्स कम मतलब कंपल्सरी, दे हैव टू आंसर। इसे हम बोलते हैं आपका क्वेश्चन आवर। मतलब ये चीज़ मैंने एमसीक्यू में आप लोगों को याद करने के लिए स्पेशली कही थी कि जो सॉरी, कि जो हम ये बोलते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जिसे हम, मैं शॉर्ट फॉर्म में बोलती हूँ कॉम। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, जब मैं ये टर्म बोलती हूँ, तो मैं हमेशा आपसे पूछती हूँ, दे आर कलेक्टिवली रिस्पांसिबल टू, कि ये सब जो लोग हैं ये रिस्पांसिबल किसके लिए हैं? लोकसभा के लिए, राज्यसभा के लिए, या फिर पूरे पार्लियामेंट के लिए? तो इसमें हमेशा याद रखना, लोकसभा के लिए सिर्फ और सिर्फ ये लोग रिस्पांसिबल है, राज्यसभा के लिए ये लोग रिस्पांसिबल नहीं है। कहते हैं इसका मतलब क्या है कि रिस्पांसिबल है, इस बात का आखिर मतलब क्या है? देखो, रिस्पांसिबल होने का मतलब ये है कि अगर कहते हैं इनको अगर इनसे कोई भी क्वेश्चन पहली बात तो पूछा जाए, ज़ाहिर-सी बात है आंसर तो करेंगे। लेकिन जब दूसरी बात हमको ये पता है कि ये कौन है बेसिकली, ये लोकसभा को जो रिस्पांसिबल जो मैंने बोला काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय पीएम, तो ये सब एक्चुअल में कौन है? एमपी ही है। एमपी से ही पोस्ट से ये लोग आगे बढ़कर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स या फिर प्राइम मिनिस्टर वगैरह बने हैं ना, तो पहले तो कौन थे? ये सब एमपी थे। तो यानी कि जो एमपी है, इनका इलेक्शन कहाँ से हुआ? हम लोगों ने इलेक्ट कराए हैं। और ये सब किसका पार्ट है? लोकसभा का पार्ट है। तो जब इनको हम लोगों ने इलेक्ट करा है, तो ज़ाहिर-सी बात है ये पावर में सिर्फ़ और सिर्फ़ तब तक रहेंगे, जब तक इनके पास लोकसभा का सपोर्ट होगा। जब लोकसभा का सपोर्ट से ये हट गए, जब इनके ऊपर से एमपीज़ ने सपोर्ट हटा दिया अपना, तब ये लोग हट जाएँगे पावर में से। एंड दैट्स व्हाई इट इज़ सेड कि हाँ, ये जो लोग होते हैं, वो लोकसभा के लिए काफ़ी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कहते हैं लोकसभा के और राज्यसभा के मेंबर्स का इलेक्शन कैसे होता है, ये तो मैं बता-बता के चीख-चीख के थक चुकी हूँ। अभी भी ऊपर समझा दिया था, याद है आप लोगों को। 543 का डायरेक्ट इलेक्शन होता है लोकसभा का, एंड राज्यसभा का इलेक्शन हम लोग नहीं करते हैं। हमारे द्वारा स्टेट लेवल पे चुने गए एमएलएज़ बाद में जो है राज्यसभा के मेंबर्स का इलेक्शन करते हैं, अपनी-अपनी स्टेट से कुछ-कुछ मेंबर्स भेजकर। पीएम का या फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का इन सब का रोल क्या होता है? ज़ाहिर-सी बात है, जब मैं बोल रही हूँ कि एग्ज़ीक्यूटिव का पार्ट बन जाते हैं ये, कहते हैं लॉज़ को इम्प्लीमेंट करना, लॉज़ को एनफोर्स कराना, सही तरीके से गवर्नमेंट चलाना, ये इनका काम है। डेली फंक्शन देखना गवर्नमेंट का, उसके अकॉर्डिंग कोई डिसीजन लेना कि जो भी संविधान पर बेस्ड है। बेसिकली कानून के अकॉर्डिंग काम करना, संविधान के अकॉर्डिंग काम करना, लॉज़ को इम्प्लीमेंट करना, ये सब इनका काम है।
कहते हैं प्रेसिडेंट को हम लोग नॉमिनल हेड क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम लोग प्राइम मिनिस्टर को हम लोग को क्या बोलते हैं? अपना रियल हेड होते हैं, वो हमारे डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव है, रियल एग्जीक्यूटिव है। लेकिन जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं वो हमारे सिर्फ और सिर्फ नॉमिनल हेड है, ठप्पा लगाने के लिए हेड है, नाम के हेड, ऑफिशियल हेड है। तो वो क्यों है भैया? क्योंकि वो हेड ऑफ द स्टेट है और हम लोग फॉलो करते हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, जहाँ पे जो रियल पावर होती है वो किसके पास होती है? प्राइम मिनिस्टर के पास होती है। ये मैं ऑलरेडी समझा भी चुकी हूँ। व्हाट इज मीन बाय द सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस? मैंने पहले बताया हुआ है कि हमारे अभी हमने कहा था कि हमारे तीन ऑर्गन्स होते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। ये तीनों ही ऑर्गन जो है एक दूसरे पे ध्यान रखते हैं। जैसे कि मान लो जुडिशरी में कौन बैठे हैं? जज बैठे हैं। तो जज ये देखेंगे कि जो लेजिस्लेचर ने लॉ बनाया है क्या वो संविधान के लिमिट्स में है? अगर है तो ठीक है, तो यानी कि इसने इस पे ध्यान रखा। एग्जीक्यूटिव में कौन आए? मिनिस्टर्स। मिनिस्टर्स बजट से ऊपर खर्चा तो नहीं कर रहे, इस बात का ध्यान कौन रख रहे हैं? लेजिस्लेचर रख रहा है। कैसे रख रहा है? क्वेश्चन आवर के थ्रू। और बताया था मैंने कि जो भी एमपी है वो जो चाहे वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं मिनिस्टर से क्वेश्चन आवर के थ्रू। तो यहाँ पर ये इस पे भी ध्यान रख रहे हैं। फिर जुडिशरी में जो भी यहाँ पर जज वगैरह बैठते हैं उन सबको अपॉइंट कौन करते हैं? उन सबको अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट। और प्रेसिडेंट किसका पार्ट है? एग्जीक्यूटिव का। उन सबको रिमूव कौन कर सकता है? लेजिस्लेचर रिमूव कर सकते हैं अगर यहाँ पे कोई मिसबिहेवियर है, कुछ भी अलग है तो वो। तो बेसिकली सब जो है एक दूसरे पे ध्यान रखते हैं, ये देखते हैं कि कोई भी एक ऑर्गन जो है वो पावरफुल ना बन जाए दूसरे ऑर्गन से। इसलिए हम कहते हैं कि सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस जो है यहाँ पर होता है कि सब जो है एक दूसरे पे चेक रखते हैं ताकि एक दूसरे की पावर बैलेंस रहे। एंड यहाँ पे मैंने ये बहुत अच्छे से आप लोगों को समझा दिया है अभी टॉपिक, और बहुत ब्रीफ में फटाफट से लेकिन क्रिस्प वे में, लेकिन काफी अच्छे तरह से बता दिया है मैंने यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 12, हाउ कैन सिटीजंस हेल्प ओवरकम चैलेंजेस फेस्ड बाय लेजिस्लेचर? कहते हैं सिटीजंस किस तरीके से ओवरकम कर सकते हैं कि जो भी यहाँ पे लेजिस्लेचर में हमने देखा ना कि कभी मीटिंग नहीं हो पाती है ना? कभी यहाँ पर कोई डिसरप्शन हो जाती है, कभी आपस में ये लोग लड़ाई करने लगते हैं, कुछ भी यहाँ पे चीजें हो जाती है। ऐसे होने पर क्या बेसिकली किस तरीके से सिटीजंस इस चीज को ठीक कर सकते हैं? हम लोग आम जनता कैसे ठीक कर सकते हैं? सबसे पहली बात, बी अवेयर। हम लोगों को अपने अधिकारों के बारे में जब तक नहीं पता होगा तब तक सिचुएशन बहुत खराब ही रहेगी। तो सबसे मेन बात इसके अंदर आती है आप लोग इन्फॉर्म रहो, आप लोग अवेयर रहो अपने अधिकारों से कि क्या चल रहा है कानून में, क्या अधिकार मिल रहे हैं, क्या नहीं मिल रहे हैं। दूसरी बात, इनसे क्वेश्चंस पूछो। हमारे पास एक एक्ट होता है व्हिच इज कॉल्ड आरटीआई, राइट टू इन्फॉर्मेशन। अगर कभी हमें इनका कोई भी चीज पसंद नहीं आई है तो आप आरटीआई फाइल कर दो। भैया हमें तो इस चीज की इन्फॉर्मेशन चाहिए, राइट टू इन्फॉर्मेशन, वो दो हमें इन्फॉर्मेशन, वो उनको देनी पड़ेगी, वो देंगे। और जब भी ऐसा होता है कि गवर्नमेंट कोई भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपसे कहता है कि आप अपने व्यूज दो, तो आप वहां पे अपने व्यूज दिया करो। तो बेसिकली ये कुछ तरीके हैं कि हम किस तरीके से सिटीजन्स को और ज्यादा इन्वॉल्व कर सकते हैं, पार्टिसिपेट करा सकते हैं डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस में। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी इन पार्लियामेंट? भाई देखो, फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी का सिंपल सा मतलब है कि पार्लियामेंट ये चेक करता है कि गवर्नमेंट जो पैसा खर्च कर रही है वो कहाँ पे कर रही है। हाउ द गवर्नमेंट स्पेंड्स मनी बाय अप्रूविंग द एनुअल बजट, और फिर ये देखना कि वो फंड जो है, जो पैसा है, वो मिनिस्ट्रीज में कितना कितना कहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। वैसे दिस क्वेश्चन इज नॉट वेरी मच इंपॉर्टेंट, तो यू कैन स्किप इट। सिविल सर्वेंट्स हैं, हाँ ये ठीक क्वेश्चन है, पूछ सकते हैं कि सिविल सर्वेंट्स कौन होते हैं। तो अभी बताया था मैंने, एक आपके चैप्टर में आपको याद होगा एक टर्म था, एक था पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव और एक था परमानेंट एग्जीक्यूटिव। आई होप ये 8th क्लास में ही है, किसी और क्लास का कॉन्सेप्ट नहीं हो, बिकॉज जो बच्चे मेरे को देख रहे हैं बहुत टाइम से उनको पता है कि मैं 7th 8th में 9th 10th में 11th 12th में ऐसे कंफ्यूज रहती हूँ कि मैंने वो टॉपिक कहाँ पढ़ाया था। तो मैं भूल जाती हूँ कई बार ये चीज कि उनको कहाँ पढ़ा है। तो हो जाता है ऐसा, यार ठीक है यार, इंसान हूँ यार, कोई बात नहीं, गलती हो जाती है। ठीक है, चलो। एक होते हैं पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव और एक होते हैं परमानेंट एग्जीक्यूटिव। पॉलिटिकल के नाम से है जो पॉलिटिकल पार्टीज जो एग्जीक्यूटिव बने हैं उनसे, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ये सब क्या है? ये पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ 5 साल के लिए बने हैं। परमानेंट एग्जीक्यूटिव वो है जो पढ़ लिख कर बने हैं भैया, आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स, जो उसको फॉलो कर रहे हैं, जो उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, कानून को लागू करा रहे हैं, लेकिन वो परमानेंट है, उनको नहीं हटा सकते हो। वो यहाँ पर एवं नहीं आके बैठ गए हैं। अभी यहाँ पर एक सीन चला है ना विच इज वेरी 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 मच डिस्गस्टिंग। एक, आप 8th क्लास में आ गए हो, इधर यू आर अ बॉय और अ गर्ल, यू शुड हैव द इंफॉर्मेशन। सीएम ने ये बात बोली है, इफ रेप इज इनएविटेबल देन lie down and enjoy it। इसका मतलब है अगर रेप हो रहा है आपका और अगर आपको लग रहा है कि आप इससे नहीं बच सकते हो, जस्ट lie down
और उसको एन्जॉय करो। मतलब सोच रहे हो उस चीज़ के पीछे की फिलॉसफी कि ऐसे लोग हैं जो हमारा देश सरकार चला रहे हो और ये इंस्टाग्राम पे, रील्स में हर जगह छाया हुआ है। ऐसे लोग हैं जो हमारा देश चला रहे हैं, जो सरकार चला रहे हैं, जो एक स्टेट चला रहे हैं। उनकी बातें सुनो, उनकी मम्मी, बहन, बेटी नहीं है। Also, I really want to point out there was a boy named दिनेश सिंह करके उनकी आईडी थी। मैंने कमेंट डिलीट कर दिया है वो। उन्होंने बहुत ही वल्गर कमेंट किया था। बहुत ही वल्गर कमेंट। मेरी वीडियो पे क्या है, जाहिर सी बात है मेरे ऊपर कमेंट किया था। बहुत ही वल्गर कमेंट किया था। एंड मैंने उनको सिर्फ ये रिप्लाई करा, ये बात जाके अपनी बहन से करिए आप। अब आप जो लड़के समझदार हैं, जो लड़कियां भी समझदार हैं, वो समझ सकती है। एक मैम है, आई होप आपने उनका नाम सुना होगा, शुभम पाठक मैम। उनकी वीडियो में वो इतना अच्छा पढ़ाती है। सोचो एक टीचर है वो। और मैंने कुछ टाइम पहले उन्होंने पोस्ट करा था अपनी कम्युनिटी पोस्ट पे। आई थिंक मुझे यहाँ पर ये सब बातें आई नो शायद नहीं करनी चाहिए बिकॉज़ ये चैप्टर के बीच की बात है, बट आई वांट यू टू नो बिकॉज़ यू आर माय स्टूडेंट्स। तुमको पता होना चाहिए। कैसे लोग सोसाइटी में हैं। एक टीचर जो कुछ भी गंदा नहीं कर रही है। शुभम पाठक मैम को भी मैं यहाँ पे इंक्लूड कर रही हूँ। जो कुछ भी गंदा नहीं कर रहे हैं। वो सिर्फ अपने क्लास में आते हैं आप लोगों को पढ़ाने के लिए हम लोग यहाँ पे आ रहे हैं, नॉलेज प्रोवाइड कर रहे हैं। मेरे को उस एक कमेंट ने इतना हिला दिया था कि मेरा पूरा दिमाग खराब हो गया था, पूरा दिन खराब हुआ सिर्फ उस एक कमेंट की वजह से। और फिर मुझे वो याद आया, जो आज से 3 से 4 महीने पहले शुभम पाठक मैम ने कम्युनिटी पोस्ट पे डाला था। उनका पोस्ट था जहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बहुत गंदे-गंदे कमेंट्स करे हुए थे। तो जब मुझे वो एक कमेंट इतना हिला सकती है, तो मैं लिटरली उस टाइम ये सोच रही थी कि शुभम पाठक मैम को इतने सारे कमेंट्स ने कितना ही उनको डिस्टर्ब कर दिया होगा उस टाइम पे। क्योंकि यार हम आपको सिर्फ पढ़ाने आ रहे हैं। एक टीचर जो कुछ भी गलत नहीं कर रही है वीडियोज़ में, उसको ऐसे ही कमेंट्स कर सकते हो। तो मतलब आप क्या पढ़ रहे हो? आप क्या सीख रहे हो? एंड वो भी अप टू 11, 12, 9, 10 तक के स्टूडेंट्स को पढ़ाती हैं। इतने से बच्चे, जो आजकल बच्चे नहीं रहे हैं आज के टाइम पे, वो इतनी उल्टी बातें करते हैं। जब मुझे वो एक कमेंट इतना दिमाग खराब मेरा कर सकता है, मेरा पूरा दिन डिस्टर्ब कर सकता है, तो मैं लिटरली उस टाइम ये सोच रही थी कि जब मैम ने वो पोस्ट किया था, तो उनको पूरा दिन उनका कितना टाइम वेस्ट हुआ होगा, मतलब उनका कितना डिस्टर्ब हो गई होंगी वो सिर्फ उन कमेंट से। तो आप लोग यहाँ पढ़ने आते हो, आप लोग यहाँ वीडियोज़ में आते हो, पढ़ा करो। समझ रहे हो? हम लोग जो आप बैठे हैं सामने टीचर्स, वो आपकी मम्मी की, आपकी बहन की, आपकी भाभीयों की, हम इनकी एज के हैं बेसिकली। एंड भाभी जिनको आज बहुत गंदा दर्जा कई जगहों पे देखती हूँ मैं, नाम दे दिया गया, भाभी वाज़ माँ समान एट दैट टाइम। समझ रहे हो? तो ना जो अपना धर्म है या जो आपकी चीज़ें आप उसको मत छोड़ो, उसको मत छोड़ो, उसके ज़्यादा वेस्टर्न कल्चर की तरफ इतने मत जाओ कि अपना इंडियन कल्चर भूल जाओ आप लोग। समझ रहे हो इस चीज़ को? तो जो पढ़ने आ रहे हो, अपने जैसे आपने अपने सिस्टर से पढ़ते हो, अपनी मदर से पढ़ते हो, ऐसे यहाँ आके पढ़ा करो। जो सामने आपको मैम बैठ के पढ़ा रही हैं, समझ गए? तो ये उल्टी-उल्टी आके कमेंट्स करना, वो सब चीज़ें मत करा करो यहाँ पे। बाकी बच्चों का भी टाइम वेस्ट होगा क्योंकि मैं यहाँ पे उनसे ही बात कर रही हूँ, बिकॉज़ दे आर लाइक मैम हम तो कुछ कहते ही नहीं। आई नो आप लोग नहीं कह रहे हो, बट जो लोग कह रहे हैं, मैं यहाँ पे उनको पॉइंट आउट कर रही हूँ। या अभी जो मैंने रेप वाली बात करी है, इसके बाद अगर कोई उल्टी कमेंट करने का सोच रहा होगा, तो उसके लिए मैंने पहले ही लाइन बोल दी है। समझ गए इस चीज़ को? तो इस चीज़ को ध्यान रखा करो। तो दूसरे इंसान का पूरा दिन खराब हो सकता है आपके सिर्फ एक कमेंट से। एंड आई वाज़ लिटरली इमेजिनिंग कि मैम का कितना हुआ होगा उस टाइम पे, मतलब कांट इवन इमेजिन। यू गाइस शुड शेम ऑन यू। ओके फाइन, लेट्स कम टू द टॉपिक बैक। ओके, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाई डिड इंडिया अडॉप्ट अ बाइकैमरल सिस्टम? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि आखिर इंडिया ने बाइकैमरल सिस्टम क्यों अडॉप्ट किया था? इंडिया में 2 हाउस क्यों हुए? एक हाउस से क्या दिक्कत थी? एक हाउस में क्या प्रॉब्लम थी? 2 हाउस क्यों अडॉप्ट करे हमने? पहली चीज़। अब सोचो जो जो लोकसभा है वो सिर्फ और सिर्फ लोगों का है। मान लो कई बार ऐसा हुआ, अब देखो इंग्लिश में क्या लिखा है आप लोग खुद पढ़ सकते हो। आपको पढ़ के मैंने पहले भी दिखा रखा है, अब भी दिखा दूँगी, आपको सामने दिख रहा है। पढ़ के समझा दूँगी तो कोई फ़र्क नहीं है उसका, आपको खुद दिख रहा है, आप समझ सकते हो उसको। मैं आपको पॉइंट समझा रही हूँ पीछे का। मान लो लोकसभा है, लोकसभा के अंदर बिकॉज़ जिन लोगों को हमने इलेक्ट करा है वो लोग बैठे हैं। क्योंकि उन लोगों को हमने इलेक्ट करा है और मैंने पहले ही बोला है कि जो प्राइम मिनिस्टर है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, ये सब रिस्पॉन्सिबल है टू द लोकसभा, नॉट टू द राज्यसभा। अब समझो, क्या पता एक बार गवर्नमेंट ने कोई ऐसा लॉ पास करा जो हम लोगों को पसंद नहीं आ रहा, लेकिन वो लॉ में कोई खराबी नहीं है सच, बस वो कुछ पर्टिकुलर कम्युनिटीज को पसंद नहीं आ रहा। अच्छा जी। वो जो नॉर्मल लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि हमने तुमको इलेक्ट करा है, अब तुम इस लॉ को हटाओ। भाई लोकसभा यहाँ पर कहेगी, ठीक है भैया मैं तो हटा दूँ,
लेकिन राज्यसभा नहीं हटा रही है इसको। और जब तक दोनों ही हाउस इंडिविजुअली अलग अलग इस लॉ को नहीं हटाएंगे, तब तक वो लॉ नहीं हटेगा। तो ये तो मना करेगी भैया, मैं तो नहीं हटा रही, तुम लोगों ने मुझे थोड़ी इलेक्ट करा है, लोकसभा से बात करो। वो हटा रही है, हटान मैं नहीं हटा रहा। जब तक मैं नहीं हटाऊंगा लॉ लॉ हटेगा ही नहीं पूरा। क्या हुआ? क्या पता वो, बिकॉज मैंने पहले ही बोला, क्या पता वो लॉ सही हो। जाहिर सी बात है, इसका मिसयूज तो होता ही है ना, वो मुझे बताने की नीड भी नहीं है। हमेशा बोलती हूँ, सिविक्स में ऑन ग्राउंड रियलिटी बहुत अलग होती है। ठीक है, लेकिन क्या पता लॉ सही भी हो, लेकिन ये मना कर रहे हैं भैया हम तो नहीं हटेंगे। तो क्या हो रहा है, लॉ सही ठीक, जो ठीक वाला है वो रह जाएगा ना आप लोगों का। इसलिए बहुत जरूरी है ये चीज कि हमारे पास दो होना बहुत जरूरी है। दूसरी बात, अगर राज्यसभा नहीं होगी, तो मैंने पहले ही बोला है, इसको हम बोलते हैं हाउस ऑफ द पीपल, लोकसभा को लोअर हाउस, हाउस ऑफ द पीपल। इसे हम बोलते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट्स, क्योंकि ये स्टेट्स को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि जो स्टेट्स के एमएलए होते हैं वो यहाँ पे आके वो रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ के लोगों को, वो इलेक्ट करते हैं उनको। यानी कि ये कर रहा है लोगों को रिप्रेजेंट, तो यहाँ पे स्टेट्स का रिप्रेजेंटेशन होना भी तो जरूरी है ना, फेडरलिज्म के लिए भी तो जरूरी है ना। इसलिए यहाँ पर दो हाउस का होना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे, जो स्पीकर होता है लोकसभा का, उसका फंक्शन क्या होते हैं उनके। अच्छा, अब देखो मैंने पहले बोला लोकसभा को जो प्रिजाइड करते हैं वो उनका वो होते हैं हमारे स्पीकर। जो राज्यसभा को प्रिजाइड करते हैं वो होते हैं हमारे वाइस प्रेसिडेंट जी। ठीक है जी, ओके। अब इनका काम क्या होता है लोकसभा के स्पीकर का, ये सेशन को सही तरीके से कंडक्ट कराना, ये देखना कि काम जो है हाउस में सही चल रहा है, लोग बाग कोई गंद तो नहीं फैला रहे, मतलब मारा मुरी तो नहीं कर रहे, क्योंकि बहुत होता है ये पार्लियामेंट में, मारा मारी चल रही है, चप्पल फेंक रहे हैं, टमाटर फेंक रहे हैं, आराम से सीटों पे खड़े हो गए हैं, पता नहीं क्या, जैसे घर है अपना, वो पता नहीं क्या करते रहते हैं। काम के अलावा वहां पर बहुत कुछ होता है, वहां पे ऑन दी हरकत है। ठीक है, मेंबर को बोलने के लिए बेसिकली ऐसा ना हो ना कि एक ही कम्युनिटी के लोग बोल रहे हो बस, चलो जो एससी एसटी वाले हैं या जो ओबीसी के हैं वो बोल ना पा रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। सबको बोलने का मौका देना, डिबेट्स और डिस्कशंस वगैरह में। हाउस में डिसिप्लिन मेंटेन करना बहुत जरूरी होता है, और ये देखना कि हाउस में जो रूल्स वगैरह है वो उन सबका पालन हो रहा है या नहीं हो रहा। बेसिकली ये सारे काम किसके होते हैं, हमारे स्पीकर ऑफ लोकसभा के होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 लिस्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आपको पता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 3 लिस्ट होती है, एक होती है यूनियन लिस्ट, एक होती है स्टेट लिस्ट, एक होती है कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट वो लिस्ट होती है जिसपे सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि जो लोग पार्लियामेंट के अंदर बैठे हैं वो लोग लॉज बना सकते हैं। स्टेट लिस्ट वो लिस्ट होती है जिसके अंदर जो आपकी स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर लोग बैठे, एमएलए जो होते हैं, वो लॉज बना सकते हैं। इसके यूनियन के अंदर ऐसे टॉपिक्स आएंगे जो कि सेंट्रल लेवल पे बहुत इंपॉर्टेंस के हैं, नेशनल इंपॉर्टेंस के, फॉरेन अफेयर्स, करेंसी, बैंकिंग, ये सब मैटर्स आएंगे, कम्युनिकेशन वगैरह। स्टेट लेवल पे आएंगे आपके पुलिस के मैटर्स, आपके एग्रीकल्चर के मैटर्स, ये सब आएंगे। और कॉन्करेंट लिस्ट वो लिस्ट होती है जिसपे ये दोनों ही लॉज बना सकते हैं, सेंटर भी बना सकती है, मैरिज पे, अडॉप्शन पे, है ना, इनहेरिटेंस पे, डाइवोर्स पे, इन सब पे ये लोग लॉ बना सकते हैं। और अगर सेंटर ने बनाया, स्टेट ने बनाया, दोनों में से किसी एक की चलेगी, तो वो सेंट्रल का जो लॉ होगा, सेंटर का, एमपी वाला, वो यहाँ पर प्रिवेल कर जाएगा, उसी को फॉलो करना होगा। कहते हैं क्वेश्चन नंबर 4, हमारे पास किस प्रकार के लेजिस्लेचर है हमारी स्टेट्स के पास। तो मैंने पहले ही बोला है, हमारी स्टेट्स में मैक्सिमम स्टेट जो है हमारी, उन सब में यूनिकैमरल लेजिस्लेचर है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ एक हाउस है, एंड विच इज लेजिस्लेटिव असेंबली, जिनके मेंबर्स को हम लोग खुद इलेक्ट करते हैं, और हम लोग इसे बोलते हैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि एमएलए। प्लस लेकिन जो कुछ स्टेट्स है उसमें कुछ में आपके सिर्फ और सिर्फ 6 स्टेट्स आती हैं। ठीक है, मे आम बिकाऊ थे, मे आम बी का ऊ। ठीक है, ये मेरी ट्रिक है, जो बच्चे वीडियोस देखते हैं, बार बार ये कह रही हूँ यार, मैं चौथी बार कह रही हूँ शायद, तो उनको पता होगा। ठीक है, बिकॉज बनाते हुए बहुत टाइम हो गया, तो मुझे पता है कि जो बच्चे देख रहे हैं उनको चीजें पता होंगी, ऐसे करके। बाकी जो सिर्फ और सिर्फ 6 स्टेट्स है, जिसके अंदर दोनों हाउसेज है, यानी कि बाई कैमरल है, उनके अंदर लेजिस्लेटिव असेंबली भी है, और उनके अंदर लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है। तो काउंसिल जो है ये सिर्फ और सिर्फ आपकी 6 स्टेट्स के अंदर है, मैंने पहले ही बोल दिया। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 5, रोल बताना है आपको यूनियन एग्जीक्यूटिव का। ये ऑलरेडी हम पहले कर चुके हैं, अभी कॉम्पोजिशन तो पढ़ ही चुके हैं कि हाँ इनके अंदर कौन कौन है, और एग्जीक्यूटिव का रोल क्या होता है वो बता चुकी हूँ ऑलरेडी, कि इनका काम क्या होता है, लॉस को इम्प्लीमेंट करना, जो भी पार्लियामेंट के द्वारा लॉस बनाए गए हैं उनको इम्प्लीमेंट करना। और ये बता चुकी हूँ मैं कि हाँ इसके अंदर कौन कौन होता है, तो ये बताने की नीड अब मुझे नहीं है। ये बात आप एमसीक्यूज के फॉर्मेट में भी याद रखना एक बार जरा, इसलिए मैंने यहाँ पे दोबारा इसको लिख दिया था,
कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं उनको एमपीज यानी कि दोनों ही हाउसेस के, ऐसा नहीं है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के बन सकते हैं, नहीं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है आप लोगों के राज्यसभा के अंदर में से भी बन सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शॉर्ट नोट ऑन मनी बिल, प्लीज इसको रट के चले जाना है, इस क्वेश्चन को सच्ची बता रही हूँ, रट कर चले जाना है इस क्वेश्चन को, कि मनी बिल एक ऐसा प्रकार का बिल होता है जो कि फाइनेंशियल मैटर से डील करता है, मनी की बात है, पैसों की बात है, टैक्सेस की बात है, उसी से बात करेंगे, गवर्नमेंट ने कितना लिया, गवर्नमेंट ने कितना खर्च करा, गवर्नमेंट ने कितना उधार लिया, एक्सेट्रा, इन सब बातों से करते हैं। ये बिल, ये इसका फर्स्ट पॉइंट है, ठीक है, मान लो। सेकंड पॉइंट याद रखना कि ये बिल सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के अंदर इंट्रोड्यूस हो सकता है, ठीक है। इसी के अंदर याद रखना कि लोकसभा में भी तब इंट्रोड्यूस होगा जब प्रेसिडेंट से आपने पहले ही परमिशन ले लिए, अप्रूवल ले लिया है। दूसरा पॉइंट, थर्ड पॉइंट, राज्यसभा की जो पावर होती है इसके अंदर वो बहुत लिमिटेड होती है। राज्यसभा ज्यादा से ज्यादा, मैक्सिमम से मैक्सिमम इस बिल को बस 14 डेज के लिए डिले कर सकता है, उससे ऊपर वो इसको कुछ नहीं कर सकता। अगर राज्यसभा ने मान लो उसे कोई सजेशन देने हैं, उसे कोई चेंज करना है उसके अंदर, तो वो चेंज बेशक कर ले, पर लोकसभा के ऊपर मर्जी है वो कि चाहे तो वो इन चेंजेस को एक्सेप्ट करे और चाहे वो इसको एक्सेप्ट ना करे। तो यानी कि लोकसभा की जो है मेन अथॉरिटी होती है, मेन पावर होती है मनी बिल को बनाने में। सॉरी। प्रेसिडेंट का रोल क्या होता है एग्जीक्यूटिव में, तो आपको बता दिया मैंने, प्रेसिडेंट जो है वो हेड ऑफ द स्टेट होते हैं, यानी कि नॉमिनल हेड है, जस्ट फॉर्मल हेड है। रियल हेड कौन है भैया, प्राइम मिनिस्टर जी है। कहते हैं प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास रियल पावर होती है। तो ये बात प्लीज याद रखना कि प्रेसिडेंट बिना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, बिना इनके एडवाइस के कोई भी काम प्रेसिडेंट खुद से नहीं कर सकते हैं, ये बात याद रखना। पार्लियामेंट का काम, प्रेसिडेंट का काम सिर्फ इतना सा है कि जो बिल पास कर रहा है लोकसभा राज्यसभा, इन दोनों पे साइन करने का, इनको असेंट देने का, इनको साइन करने का काम है। पार्लियामेंट की मीटिंग को बिठाना एक्सेट्रा, मतलब वो सब मेनली वैसे काम तो लोकसभा के स्पीकर का ही है, जो लोकसभा का मतलब, ठीक है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मैंने बोला एडवाइस करते हैं प्रेसिडेंट को, बट हाँ कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहां पर प्रेसिडेंट अपने डिस्क्रिशनरी पावर्स को एक्सरसाइज कर सकते हैं। व्हाट आर इट्स डिस्क्रिशनरी पावर्स, यानी कि मान लो फॉर सपोज, हमने चैप्टर में समझा हुआ है यार, वही वाली बात है, फिर से एक्सप्लेन करूंगी तो वीडियो भी लंबी हो जाएगी। खैर जस्ट एक ब्रीफ में बता रही हूँ बस। मैंने बताया था कि एमपी जो होते हैं इन्हीं में से आपके जो है पीएम बनते हैं, कि जो भी मेजोरिटी पार्टी होती है उनका लीडर जो होगा वो पीएम बन जाएगा। लेकिन मान लो कोई मेजोरिटी पार्टी नहीं है, लाइक कोलिएशन है, कोलिएशन का मतलब क्या होता है पता है आप लोगों को, गठबंधन सरकार है, कई पार्टी, दो तीन पार्टी जो है मिलकर गवर्नमेंट फॉर्म कर रही है, ऐसे केस में कोई लीडर नहीं है। अब ऐसे केस में प्रेसिडेंट देखेगा कि हाँ देखेंगे मतलब कि किसको जो है वो पीएम बनाना है, तो वो उनके डिस्क्रिशनरी पावर्स है जहाँ पे वो अपने दिमाग का इस्तेमाल कर रहे हैं। टर्म ही ये है, मैं क्या करूँ, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, रोल बताना है, फंक्शन बताने हैं प्राइम मिनिस्टर का, ठीक है जी। अब ये बहुत बार बार बोल चुकी हूँ तो पता है, डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव है, यानी कि रियल पावर इसके इनके हाथ में होती है। अपॉइंट करा जाता है उनको प्रेसिडेंट के द्वारा, और इनके पास लोकसभा का सपोर्ट होना चाहिए, पहले ही बोल चुकी हूँ मैं, कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल, याद है ना। पीएम जो होते हैं और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं ये सब मिलकर जो है काम करते हैं, मिनिस्ट्रीज को देखते हैं, इनका काम देखते हैं, पॉलिसीज के ऊपर काम करते हैं, प्रेसिडेंट को एडवाइस करते हैं, लॉस जो बनाए गए हैं उनको इम्प्लीमेंट करते हैं, और कुल मिलाकर सब के सब जो है रिस्पॉन्सिबल होते हैं कलेक्टिवली लोकसभा के लिए। नाउ दिस क्वेश्चन इज समथिंग जो कि अगर आपके लॉन्ग क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं तो शायद ये क्वेश्चन आप लोगों का आ सकता है कि आखिर एक लॉ कैसे बनता है। पहली बात, यहाँ पे उस लॉ का बिल प्रिपेयर होता है, जैसे हम बोलते हैं ड्राफ्टिंग, ड्राफ्ट, बेसिकली ड्राफ्ट ऑफ अ लॉ, जिसे हम बोलते हैं बिल। तो बिल यहाँ पे प्रपोज होगा, जो कि ड्राफ्ट है उस लॉ का, कि वो लॉ क्या होने वाला है उसका आपने एक पेज पे एक ड्राफ्ट सा बना के दे दिया कि हाँ ये उसके अंदर होगा। अच्छा, वो होगा। अब या तो उसको, उस बिल को कोई प्राइवेट मेंबर लेकर आएगा, प्राइवेट मेंबर का मतलब होता है एक ऐसा पर्सन जो कि सिर्फ और सिर्फ एमपी है, या एक गवर्नमेंट मेंबर लेकर आएगा, गवर्नमेंट मेंबर का मतलब होता है जो कि मिनिस्टर है, तो एमपीज में से ही एक पर्सन होगा जो मिनिस्टर होगा, वो मिनिस्टर है, ठीक है जी। वो लेके आया उनको, ठीक है जी। अब वो बिल जो है पार्लियामेंट के अंदर आ गया, चाहे तो वो बिल लोकसभा के अंदर इंट्रोड्यूस हो, चाहे वो बिल राज्यसभा के अंदर इंट्रोड्यूस हो, ऐसे कोई कंपल्शन नहीं है कि पहले वो लोकसभा पे ही आएगा उसके बाद राज्यसभा में जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। कहीं पर भी वो बिल इंट्रोड्यूस हो सकता है, क्या पता राज्यसभा के किसी मिनिस्टर ने करा हो तो वहां पे इंट्रोड्यूस हो जाएगा, जाहिर सी बात है। डिस्कशन होगा, उस पर डिबेट होगा, ज़ाहिर-सी बात है पार्लियामेंट के सारे लोग बैठे होंगे, उसको डिस्कस करेंगे, उसको डिबेट करेंगे, फिर किसी स्टैंडिंग कमिटी के पास भेजेंगे उसको और जाँच-पड़ताल करने के लिए, रिसर्च कराने के लिए उसको,
फिर वो लोग बताएँगे कि हाँ जी, इसमें क्या प्रॉब्लम है, आप इसमें क्या इम्प्रूव करो। फिर जो उन्होंने प्रॉब्लम बताई होगी, जो उन्होंने एडिशन करे होंगे बिल में, वो हम सब डिस्कस करेंगे उसको, देखेंगे उसको, उसमें अमेंडमेंट करेंगे, उसमें चेंजेस करेंगे, ये सब करेंगे। फिर यहाँ पर जो भी यहाँ पर फाइनल बिल प्रिपेयर होगा, उसके दोनों ही हाउसेस में उसकी वोटिंग होगी, दोनों हाउसेस में होगी। अब जब वो बिल दोनों ही हाउसेस से पास हो जाएगा, लोकसभा से भी पास हो गया, राज्यसभा से भी पास हो गया, तब वो बिल जो है कहाँ जाएगा? प्रेज़िडेंट के पास जाएगा एंड जब प्रेज़िडेंट उस पे साइन कर देंगे, तो वो एक्ट जो है वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा और वो लॉ बन जाएगा पूरी ही कंट्री के लिए। समझ में आ गया जी? एंड दैट वाज़ होल ऑफ योर चैप्टर के मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन्स हुए। आई नो बीच में 5-7 मिनट वो वाली बात पे चले गए बट दैट वाज़ इम्पोर्टेंट क्योंकि वो चीज़ें मुझे बहुत लगी थी उस दिन पे, तो दैट्स व्हाई इट वाज़ आई थिंक इट वाज़ इम्पोर्टेंट फॉर एवरीवन टू टेल। बाकी चलो ठीक है। ठीक है जी, तो ये रहा मेरा इंस्टाग्राम चैनल, आप लोग चाहो तो यहाँ मुझे फ़ॉलो कर सकते हो, ठीक है? यहाँ पे मैं अभी कुछ दिन रुको, एक चीज़ आने वाली है, आफ्टर दैट मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही एक्टिव हो जाऊँगी, ठीक है? तो दैट इज़ समथिंग चलो ठीक है, अभी नहीं बता रही। फाइन चलो ठीक है? तो ध्यान रखना अपना एंड मिलते हैं हम लोग अपनी अगली वीडियो में।